हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी ठीक चल रही है। जो चीजें मैंने आपको बताई थी याद करने के लिए विद इन एथिक्स, आपने उसको कवर अप भी किया है। अच्छा, आज हम लोग करते हैं एथिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन। और ये वाहिद क्वेश्चन है जो मेरी नजर में आया है सिर्फ जो एथिक्स से रिलेट करता है। इसके अलावा तकरीबन ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, या फिर वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर से किसी एक चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप एथिक्स स्पेसिफिकली। अब जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पास में आ चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन इधर भी हम लोग करेंगे। सो क्वेश्चन का नाम है, आपकी किट के अंदर से वेस्टर्न एंड कॉर्पोरेशन, सेम किट जो मैंने आपको शेयर की हुई है उसी के अंदर से 62 नंबर क्वेश्चन है। एंड रिमेंबर के सबसे लेटेस्ट किट है, तो आपने इसी को यूज करना है। 62 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर मैं नीचे आऊं तो पार्ट ए अभी अब हम लोगों ने नहीं करना। वी हैव टू गो टुवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2 एक्सप्लेन द ethical threats raised by the long association of senior audit personnel with an audit client and the relevant safeguards to be applied, and discuss whether Bobby Wellington can act as an engagement quality reviewer in the future audits of Ordway Corporation. In total इसके 6 मार्क्स अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब इससे पहले कि हम लोग एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज समझनी है कि एथिक्स के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो उसको अटेम्प्ट किया किस तरीके से जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोट्स। नोट्स के अंदर मैंने आपको आखिर में नोट्स के एथिक्स वाले पोर्शन में मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया हुआ है, हम लोग भी इसी को कवर अप करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं आऊं क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, खासतौर पे एथिक्स का। यहाँ पे मैंने आपको पूरी अप्रोच दी हुई है। दो तरीके से आप एथिक्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ अगर एथिक्स से रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले जो इशू है उसको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जैसे लेट सपोज पेपर के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में से फी डिपेंडेंसी की बात की जा रही, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या लिखोगे, द कंपनी इज कॉम्प्रोमाइजिंग फी डिपेंडेंसी एंड दिस विल लीड टू अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बिकॉज। अब एक्सप्लेनेशन आगे शुरू हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, बिकॉज द कंपनी विल नॉट identify misstatements in the financial statement due to fear of losing the client as they have a big fees in coming into the firm। explanation होगी। अब इसी के आगे मैंने अब टेक्निकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है कि कैसे ये फी डिपेंडेंसी है, वो 15% प्लस वाली बात 2 years और मोर पे चली जाए, करंट फर्म की क्या सिचुएशन है, सिनेरियो के साथ लिंक भी मैं इसी के अंदर करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है। अब जैसे फी डिपेंडेंसी होती तो उस जगह पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा होता, थ्रेट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, ये थ्रेट कितना बड़ा है, कितना मटीरियल है। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करता, मैं बताता कि भाई इसके अगेंस्ट कोई सेफ गार्ड अवेलेबल है, कोई ऐसा सेफ गार्ड जो कि इसको अप्रोप्रिएट लेवल तक नीचे खींच के ले आए, अप्रोप्रिएट लेवल तक इसको रिड्यूस कर ले इस थ्रेट को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन का मकसद ये होता है कि आप एग्जामिनर को बता रहे होते हो सेकंड एक्सप्लेनेशन में कि क्या इस थ्रेट को हम लोग नीचे खींच के लेकर आ भी सकते हैं, अप्रोप्रिएट लेवल तक रिस्क मिटिगेट भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, अब फी डिपेंडेंसी के लिए क्या होता था कि भाई whether the firm can reduce their extra services to the client or not, and whether the 15% of the fees can be reduced to below 15%. The threat is significant because it represents a huge incoming fee for the company, for the firm. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट भी होता। अब थर्ड के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेफ गार्ड देना होता है, रिकमेंडेशन देनी होती है। सेफ गार्ड कहां से मिलता है, अगेन सेफ गार्ड वही जो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए वही लिखने होते हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखने होते। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बट बैक एंड पे नॉलेज वही रहती है। फीस के लिए सेफ गार्ड्स क्या होते थे, हम लोगों ने 2-3 सेफ गार्ड्स पढ़े थे कि भाई 15% से फीस को रिड्यूस कैसे करना है, कि बाकी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करे हो तो वो ना करो ताकि आपकी फीस कम हो जाए, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स लेकर आओ और क्लाइंट्स लेकर आओ ताकि आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए और 15% से ऑटोमेटिकली इनकी निकल जाए, नीचे हो जाए फीस। तीसरा क्या होता था, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इंटरनल या एक्सटर्नल ऑफ द फर्म करवा लो उसी क्लाइंट का। ठीक है, सो दिस वाज द सेफ गार्ड्स और यही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है कुछ ऐसी। अच्छा, इन टोटल अगर ये 3 चीजें आपने एक्सप्लेन की है, मतलब आइडेंटिफाई कर दिए, एक्सप्लेन कर दिया, टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड कर दी है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट बता दी है, और फिर सेफ गार्ड या फिर रिकमेंडेशन जो भी आपने दे दी है, इन टोटल इसके होंगे 1 रिस्क। जो आपने जिसके साथ ये सारा काम किया उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब आती है दूसरी बात, पेपर में अक्सर ज्यादातर ट्रिपल ए के पेपर के अंदर वो ये नहीं कहता कि यार एथिक्स मुझे पूरा का पूरा दे दो, मतलब कि इस सिनेरियो के अंदर काफी ज्यादा रिस्क है, हर एक रिस्क के साथ, हर एक एथिकल सिचुएशन के साथ, एथिकल इशू के साथ अब ये काम करो, 2-2 मार्क्स देते रहो। ये तो F8 वाली बातें हुआ करती थी, राइट।
आते हैं हम लोग ट्रिपल ए के टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर। ट्रिपल ए के अंदर यानी कि एडवांस्ड ऑडिट के अंदर वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि हम लोगों ने आज करना है। वो स्पेसिफिकली बता देगा कि सर बात सुने, आपके पास ऑलरेडी मैं आपको थ्रेट बता रहा हूं, लॉन्ग एसोसिएशन का थ्रेट है, फेमिलियरिटी का थ्रेट है, इससे रेलेवेंट मुझे आप इसको एक्सप्लेन कर दो, इससे रेलेवेंट मैं आपको सिर्फ मार्क्स दूंगा और किसी चीज के मार्क्स नहीं दूंगा आपको। अब इसमें होता कुछ ऐसे है कि वन वैलिड पॉइंट के आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। आज का क्वेश्चन जो हम लोग करने लगे हैं वो भी लॉन्ग एसोसिएशन वाला ही है, लेकिन वो है किस चीज का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब लॉन्ग एसोसिएशन अगर मैं बुक से जरा आपको आइडेंटिफाई करके दूं तो लॉन्ग एसोसिएशन, खैर मैंने आपसे बोला था कि आपने इसको पढ़ना है। फेमिलियरिटी थ्रेड के अंदर लॉन्ग एसोसिएशन फॉल करता था। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या होता था कि एक फर्म काफी अरसे से, या एक ऑडिट पार्टनर या एक EQCR काफी अरसे से क्या कर रहा है, एक ही कंपनी का ऑडिट करता जा रहा है, ठीक है, दैट वाज लॉन्ग एसोसिएशन। अब ये लॉन्ग एसोसिएशन का ये होता था कि अगर आप काफी अरसे से एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहे हो एज एन ऑडिट पार्टनर या फिर टीम के अंदर, तो उसमें मसला ये है कि आपकी जान पहचान बन जाएगी उस कंपनी के साथ और आप उसकी गलतियां नहीं निकालोगे। ये एक्सप्लेन्ड हुई भी है ये बात सारी की सारी, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फिर हम लोगों को ये भी, आप मैंने आपको बोला था पढ़ने को, सारा का सारा मैंने आपको पढ़ने को बोला था। अब दूसरी जगह पे वो लॉन्ग एसोसिएशन में भी क्या कहता है कि लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी बन जाता है। कैसे बनता है, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न अबाउट लूजिंग द लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्लाइंट, कि आपका अब नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में कि कहीं मैं इसको लूज ना कर जाऊं, तो आप उसमें कोई गलतियां भी नहीं निकालोगे फिर। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स हमारे पास टोटल 4 अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड, आपने ये बात याद रखनी है, लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए। अब नॉन लिस्टेड की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, लिस्टेड क्लाइंट्स वाली ही बात आपने लेके चलनी है आगे। मतलब नॉन लिस्टेड का क्वेश्चन है तब भी लिस्टेड की तरह लेके चलो। लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए हमें क्या गिवन है, क्या हम लोगों को बताया गया है कि एक कंपनी का, एक फर्म का जो ऑडिट पार्टनर है, क्वालिटी पार्टनर है, क्वालिटी कंट्रोल EQCR रिव्यूअर है, सिंपल पार्टनर है, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, वो 5 साल तक, सॉरी 7 इयर्स, कम्युलेटिव 7 इयर्स तक एक कंपनी के ऑडिट में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दिस इज नोन एज 7 ईयर पीरियड इज नोन एज टाइम ऑन पीरियड। फिर आ जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि उसका, उस पार्टनर का उस कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, ना दोस्ती ना कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई सर्विस कुछ भी नहीं प्रोवाइड करके देगा, उस ऑडिट टीम का कभी हिस्सा ही नहीं बनेगा, ना उस कंपनी के साथ कोई और सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगा। और वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितने अरसे का होता है, 5 इयर्स का। एक 7 साल के पीरियड के बाद ऑडिट पार्टनर जो होता है, एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है, 5 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाता है। मतलब 5 साल के लिए वो उस कंपनी के साथ दोबारा से बातचीत नहीं कर सकता, कोई सर्विस नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यही अगर EQR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, या EQCR जो होता है, वो भी 7 इयर्स तक ही अपनी सर्विसेज देता है और उसके बाद 3 इयर्स तक उसका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, और फिर कोई और की ऑडिट पार्टनर हो, कोई और बंदा हो जो कि एंगेजमेंट पार्टनर नहीं था, कोई और पार्टनर था, तो उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड कितने, 2 इयर्स का है। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड के दरमियान में आप कभी भी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा भी नहीं बन सकते, यानी कि ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी और किस्म की सर्विसेज नहीं दे सकते, कोई और प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं दे सकते, और एट द सेम टाइम कोई ऐसा रोल भी नहीं ले सकते जिसमें आप उस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने उसके साथ दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं रखनी। ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फ्रॉम द एथिकल कोड। अब यही यूज करते हुए आज हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में उसने अगेन बता दिया कि लॉन्ग एसोसिएशन का थ्रेट है और इसके ऊपर मैं आपको 6 मार्क्स दूंगा। मतलब हम लोगों ने अब क्या करना है, अगर मैं सेकंड के ऊपर आऊं तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है थ्रेट को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को हमने एक्सप्लेन करना है, और फिर उठ के उसके अगेंस्ट हम लोगों ने सेफ गार्ड देना है। अब सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 टोटल मार्क्स हैं। मुझे लॉन्ग एसोसिएशन का पता है कि 2 थ्रेट्स मिलते हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मतलब उसको मैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करके रख दूं तो मेरे यहाँ पे 1 मार्क्स फॉर दैट, 1 मार्क्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, हो सकता है कुछ और बातें भी मैं एक्सप्लेन करूं, सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करूं, तो 1 मार्क्स मुझे उसके मिल जाएंगे। 3 मार्क्स ये हो गए, मेरे पास 3 मार्क्स पीछे रिमेनिंग है। सेफ गार्ड्स मेरे पास लॉन्ग एसोसिएशन में कितने गिवन है, 4 गिवन है। 4 सेफ गार्ड्स अभी हम लोगों ने देखा, 4 हमें गिवन है। मैं उसमें से कोई 3 या 2 लिख दूंगा, 2 मार्क्स ले लूंगा वहां से। ठीक है, 2 मार्क्स मैंने वहां से ले लिए, पीछे रह गए 2 मार्क्स मेरे पास। ठीक है,
पीछे रह गए 1 मार्क्स मेरे पास। इस 1 मार्क में मैंने अपने सेफ गार्ड यानी रिकमेंडेशन को डिवाइड करना है। रिकमेंडेशन क्या दूंगा कि ऑडिट पार्टनर जो है 7 साल तक कर सकता है, अब उसका कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 5 साल का। अच्छा, सीनियर उसने आगे मुझे क्वेश्चन में बताया कि वो अब दोबारा से इन्हीं 5 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में ऑडिट पार्टनर के तौर पे हटके कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं सर्व करना चाहता, वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे बताना होगा कि भाई हमने अभी पढ़ा है कि 5 साल तक का कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई और प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं दे सकते। तो हम लोग इसको ये भी बताएंगे कि भाई hence he cannot act as a quality control reviewer in the future audits until the cooling off period has been served of 5 years। मैं ये चीजें उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मेरे पूरे के पूरे यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 6 मार्क्स हो जाएंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो उसने बताया एग्जिबिट 2 की इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपने यूज करना है। एग्जिबिट 2 को देखा जाए तो देयर इज एग्जिबिट 2, ये रहा एग्जिबिट 2। इसको पढ़ते हैं और पहले मैं जरा अपने पास आंसरिंग शीट खोल लूं। मैं ऐसे ही आंसर टाइप करूंगा जैसे आप पेपर में टाइप कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दूंगा। हेडिंग में क्या दूंगा? पार्ट बी, पार्ट बी। और अब मैं अपना आंसर लिखना शुरू करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, पेपर के अंदर भी आपने बोल्ड करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर। सिनेरियो में क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन से ही मुझे समझ आ चुका है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सारी रटी रटाई बातें लिखनी है। लेकिन लेट्स रीड इट। ऑडवे कॉर्पोरेशन इज अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म एंड इज अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा भाई, मुझे पता चल गया ये एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब सेफ गार्ड सारे के सारे इस पे लिस्टेड वाले अप्लाई होने चाहिए, रूल सारे के सारे इस पे लिस्टेड वाले अप्लाई होने चाहिए। बॉबी वेलिंगटन हैज एक्टेड एज ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर इंटरनेशनल। अब ये लाइन समझना आप, इंटरनेशनल पेपर दे रहे हो तो 7 साल आपने यूज करना है वर्ड, और अगर यूके का पेपर दे रहे हो तो 5 इयर्स। मतलब हम लोग यूके वाला वेरिएंट तो नहीं दे रहे, हम लोग इंटरनेशनल वेरिएंट दे रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, बॉबी वेलिंगटन हैज एक्टेड एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर 7 years and understands that a new audit partner needs to be appointed to take his place। ठीक है भाई, Bobby is hoping to stay in contact with the client as an audit engagement quality control reviewer in the forthcoming audits of Ordway Corporation। मतलब इसका ये है कि वो अभी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर 7 साल तक हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो रिस्क बनते हैं एथिक्स के मैं वो बता दूंगा, फेमिलियरिटी इंटरेस्ट वाले एक्सप्लेन कर दूंगा, और दूसरी जगह पे मैं उसको बता दूंगा कि अब उसका 5 इयर्स का कूलिंग सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने के बाद 5 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड, थोड़े से दो अदद दूंगा। सेफ गार्ड जो हम लोगों ने पढ़े हैं 4 में से 2 वो दे दूंगा, और उसके बाद अपने आंसर को आगे कंटिन्यू करूंगा और उसको बताऊंगा 5 इयर्स के कूलिंग ऑफ पीरियड तक नो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड नो रोल कैन बी टेकन which is significant and which interacts with the client directly। Hence Bobby Wellington should not act as a engagement quality control reviewer for the forthcoming audits until his 5 year cooling off period has been paid off। मुझे हर वैलिड पॉइंट लिखने के 1 मार्क्स मिलेंगे। लेट्स राइट डाउन द आंसर। अब यहाँ पे सबसे पहले फेमिलियरिटी थ्रेड था। अगर मैं बुक की तरफ वापस आऊं, जो मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, वो क्या कहती है बुक? बुक कहती है कि फेमिलियरिटी क्या होता है, यहाँ पे बताऊंगा। देखिए फेमिलियरिटी को पढ़ लेते हैं जरा। When the auditor becomes too sympathetic to or too trusting of a client and loses professional skepticism, or where the relationship between the auditor and client goes beyond professional boundaries, ये होती है familiarity threat। मतलब उसके साथ जान पहचान बन गई, उसके साथ दोस्ती हो गई, आपने इतने अरसे से उसका ऑडिट कर रहे हो कि दोस्ती हो गई है, अब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस्टेक्स नहीं निकाल रहे। दिस इज फेमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है, अब इसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मैं बताऊंगा। बॉबी वेलिंगटन हैज एक्टेड as an audit engagement partner for 7 years, and hence this leads to a familiarity threat of long association with the client। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊंगा कि क्यों ये बनता है। अब मैं बताऊंगा कि बॉबी वेलिंगटन साहब अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लूज कर जाएंगे, टू ट्रस्टिंग हो जाएंगे क्लाइंट की तरफ। वही फेमिलियरिटी की थोड़ी सी डेफिनेशंस के अंदर से वर्ड यूज करूंगा। बिकॉज ऑफ दिस बॉबी बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग एसोसिएशन, बॉबी वेलिंगटन will become too sympathetic too sympathetic and too sympathetic towards the client and will lose his professional skepticism
ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना लूज कर जाएगा। लेट मी काइंडली करेक्ट माय स्पेलिंग मिस्टेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने भी पेपर के अंदर कुछ भी लिखो उसके बाद अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को काइंडली कवर अप करो। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको बिकॉज ऑफ दिस कौन से दो थ्रेड्स बनते हैं। फेमिलैरिटी थ्रेड बनता है, ये रहा फेमिलैरिटी थ्रेड, एंड मैंने दूसरी चीज पढ़ी थी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड बनता है। this will lead to this will lead to familiarity thread and also will lead to the self interest thread as for the fear of not losing a long outstanding audit client audit। ठीक है, अब ये वर्ड मैंने कहां से उठाए, ये जो सेकंड अभी जो मैंने लाइन लिखी है ये लिखी हुई है, सेल्फ इंटरेस्टेड में आल्सो बी क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कंसर्न अबाउट लूजिंग अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्लाइंट। इसी चीज को मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, मतलब आपने अगर ये चीज याद की हुई होती, पढ़ी हुई होती, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते। ठीक है, अब अगर मैं अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करने के बाद आगे आऊं तो मैं इसको सेफ गार्ड्स देता हूं पहले, बल्कि सिग्निफिकेंस बताता हूं। अब सिग्निफिकेंस इस पोर्शन के ऊपर ये मैं किस तरीके से डिटरमाइन करूंगा क्या ये रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बॉबी वेलिंगटन एक ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, एक सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। अगर वही लॉन्ग आउटस्टैंडिंग की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड का शिकार हो जाए या फेमिलियरिटी थ्रेड का शिकार हो जाए तो क्या होगा, होगा कुछ ऐसे कि वो गलतियां नहीं निकालेगा। ठीक है, एंड ही इज हैज द फाइनल से इन द ऑडिट। So the threat to independence of this audit and the auditor is highly compromised। मैं इसको सिग्निफिकेंस ऐसे कैलकुलेट ऐसे बताऊंगा, क्या क्या बोलूंगा इसको। The threat to independence is highly significant as Bobby Wellington is the audit engagement partner and has the highest authority within audit। सबसे सीनियर पोजीशन है इसके पास ऑडिट में। ठीक है, एंड हेंस बस यहां तक बहुत मैंने उसको बता दिया सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि इसकी सीनियर पोजीशन है बहुत ज्यादा। दिस इज मोर देन इनफ, गलत लिख दी है बॉबी वेलिंगटन। ठीक हो गया, अब मैंने यहां पे इसको बता दिया कि थ्रेड भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स सेफ गार्ड, और फिर आखिर में देंगे हम लोग रिकमेंडेशन। सेफ गार्ड हमने पहले डिसाइड किया था मार्किंग की स्कीम के अकॉर्डिंगली कि हम लोग दो सेफ गार्ड्स लिखेंगे। द फॉलोइंग सेफ गार्ड्स must be applied to the audit of Ordway Corporation। क्या होगा, बॉबी वेलिंगटन must be rotated, ROT रोटेटेड ऑफ द क्लाइंट। मतलब यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन थी, बुक के अंदर हमें बताया गया था कि भाई ऑडिट टीम को रोटेट इंडिविजुअल्स ऑफ द टीम, उसने हमें ये बताया था। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक होके अपने सिनेरियो के साथ लिंक करके बोला कि भाई पार्टनर बॉबी वेलिंगटन को रोटेट कर दो, बस दैट इज इनफ। दूसरा सेफ गार्ड हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, अगर हम लोग ये वाले सेफ गार्ड्स पढ़े, ऑडिट हो रहा है तो ये जो फाइनल ऑडिट हुआ है उसको रिव्यू करा लिया जाए। हैव एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम रिव्यू द वर्क परफॉर्म। ये वाला अच्छा सेफ गार्ड है, ये दे देते हैं हम लोग इसके अगेंस्ट। एन अप्रोप्रिएट, अपने लफ्जों में दूंगा, अप्रोप्रिएट सीनियर इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्म हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम शुड रिव्यू द ऑडिट ऑफ ऑडवे कॉर्पोरेशन। ऑडवे कॉर्पोरेशन, अच्छा आपने होर किया होगा, मैं आंसर ऐसे नहीं लिख रहा जैसे F8 में लिखते थे। मैं ये नहीं कह रहा ऑफ द कंपनी रिव्यू द ऑडिट ऑफ द कंपनी, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा द पार्टनर शुड बी रोटेटेड, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं नाम ले रहा हूं लोगों के जो उसने क्वेश्चन में बताया था, बिकॉज मुझे प्रोफेशनल मार्क्स मिलने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने सिनेरियो के साथ लिंक करूंगा तो एक मार्क्स मुझे प्रोफेशनल वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, सो अच्छी तरीके से लिख रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं आगे हूं तो अब मैं वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करूंगा कि बॉबी वेलिंगटन साहब जो ऑडिट एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। पहले बताऊंगा क्यों नहीं बन सकते, 5 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है। तो मैं बोलूंगा द एथिकल कोड states that an audit engagement partner should only
be on the audit team for no more than 7 consecutive years, and also, and after this period, a cooling off period of 5 years must be served, SER, served by the audit engagement partner. मैंने यहां तक बता दिया। अब मैं सिनेरियो के साथ लिंक करने के लिए इसको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? वेट, लेट मी टेल यू। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज बॉबी विलिंगटन has been the audit engagement partner for 7 consecutive years, hence he should be removed from the team and serve a 5 years cooling ऑफ पीरियड। अब मैं लिंक करूंगा इसी चीज को जो बॉबी चाहता है कि भाई मैंने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बने। कैसे लिंक करूंगा? देखिए, आंसर को स्टाइल देना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू कर दूं कि भाई अब मैं दोबारा से उसको बताना शुरू करूं कि इसी वजह से वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी नहीं बन सकता। नहीं, मैं अब अपने जो लॉन्ग एसोसिएशन के अंदर नीचे गिवन था ना कि ये काम नहीं किए जा सकते, मैं यहां से वर्ड्स उठा के लिंक करूंगा आंसर के साथ। मैं बोलूंगा ड्यूरिंग दिस कूलिंग ऑफ पीरियड बॉबी विलिंगटन, अब मैं यहां पे कह देता हूं द पार्टनर शुड नॉट बी लिंक्ड और एसोसिएटेड एंड शुड नॉट प्रोवाइड एनी प्रोफेशनल सर्विस टू ऑर्डवे कॉर्पोरेशन एंड शुड, बस यहां तक बहुत है। ऑर्डवे कॉर्पोरेशन, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ऑर्डवे, बॉबी वेलिंगटन का B&W कैपिटल, ये आपको खुद करना पड़ेगा। मेरे पास तो वो बता रहे हैं कि आपने ये गलतियां की हुई, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, मुझे आंसर दे देते हैं। पेपर के अंदर ऐसा नहीं होगा, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो इसलिए जो भी लिखे उसको एक दफा पढ़ लें, प्रोफेशनली अच्छी लगती है चीज। स्पेलिंग मिस्टेक से मार्क्स नहीं काटता, लेकिन कहीं ये ना हो कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसे कर दो कि सेंटेंस का कोई मतलब ही ना बने, तो एग्जामिनर फिर तो उसके मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं उसको बताऊंगा, हेंस बॉबी वेलिंगटन cannot act as the engagement quality control reviewer for until the cooling off period of 5 years has been completed। ठीक है, यहां पे आके मेरा ये आंसर खत्म हो जाता है। अब यहां पे आंसर खत्म हो गया, लेकिन आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। इसकी आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले ले पहले इस आंसर की, ताकि आपको हेल्प आउट कराए जब आप कर रहे हो इस आंसर को। ठीक है, इसकी आपने काइंडली एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले ली, मैं इसको भी जरा छोटा करता हूं अपनी पिक्चर को, ताकि आप इसकी आराम से स्क्रीनशॉट लें। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप। देखिए हमारा आंसर कितना सा है, लुक एट दिस। और मैं जरा आपको बुक का आंसर दिखाना चाहता हूं कि वो कितना बड़ा आंसर लिखते हैं बुक वाले। लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन का नाम है वेस्टर्न कॉर्पोरेशन, लेट्स सर्च इट, और हम लोग जाते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ किट में। ये देखें, पार्ट बी की तरफ अगर मैं आऊं तो यहां पे वो कहते हैं कि भाई उसने कितना लिखा हुआ है आंसर, यहां से शुरू कर रहा है वो, एंड ही इज गोइंग ऑल द वे डाउन अल्टिल राइट हियर, मतलब काफी लंबा उसने आंसर लिखा। वेर एज हमारा आंसर देखा जाए तो वो बहुत छोटा सा आंसर है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो इतना लिखा नहीं, ट्रिपल ए का तो हमने सुना था कि पेपर के अंदर इतना अच्छा खासा लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं नो, याद रखना, 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 1 मार्क्स। आप जरूरी नहीं है कि इतना ही लिखो और तब आपको मार्क्स मिले, हो सकता है मेरे से भी कम लिखो लेकिन अच्छे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो,
अच्छी तरह से आप 6 वैलिड पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको वैलिड पॉइंट्स बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊं तो नीचे उसने एग्जामिनर ने हम लोगों को बताया कि मार्किंग स्कीम कैसे दूंगा। ये देखिए, उसने बताया जिस बंदे ने लॉस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात की होगी, मतलब फेमिलियरिटी के अंदर से, डेफिनेशन के अंदर से उठाया होगा इसको, मैं उसको 1 मार्क्स दे दूंगा। हम लोगों ने लिखा, हमें मिले। फेमिलियरिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, हम लोगों ने इसके ऊपर लिख दिया कि किस तरह से फेमिलियरिटी थ्रेट बनता है, किस तरह से सेल्फ इंटरेस्ट बनता है, हमें 1 मार्क्स इसके भी मिल गए। ठीक है। असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट, हमने सिग्निफिकेंस भी असेस कर दी, बेशक जितने पॉइंट्स में भी की, अच्छे से की, अच्छे वेल एक्सप्लेन तरीके से की, हमें उसका भी 1 मार्क्स मिला। फिर आगे एग्जामिनर मिलता है अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, 1 मार्क फॉर ईच वेल एक्सप्लेन मैक्स अप टू 5 मार्क्स, मतलब जितने आपने सेफगार्ड्स दिए उतने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। हमने 2 सेफगार्ड्स लेके हमें 2 मार्क्स उसके मिले। फिर उसने बोला जिसने कूलिंग ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड की बात की, हमने की भी है, उसको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर कंक्लूजन ऑन वेदर पार्टनर कैन परफॉर्म EQR रोल या EQCR रोल कर सकते हैं, हमने बताया नहीं कर सकता, हमने उसको एक्सप्लेन भी किया, तो उसके भी 1 मार्क्स हमें मिले। मतलब इन टोटल हम लोग 6 मार्क्स का क्वेश्चन को 6 मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करके आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। आपने हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो यहां से उठाना है कि क्या आपने ठीक लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है। अक्सर बच्चे ये देख के घबरा जाते हैं कि पेपर के अंदर इतना लिखना है, और मैं आपको ट्रिपल ए की एक रीजन बताऊं कि क्यों उसका पास रेट बहुत लो है। ट्रिपल ए के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, लिखते जाते हैं, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें एग्जामिनर इसके 2 3 4 5 मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होता। आपने 1 वैलिड पॉइंट को अगर 2 लाइंस में एक्सप्लेन किया तो तब भी 1 मार्क्स है, अगर 1 वैलिड पॉइंट को 1 पेज पे एक्सप्लेन किया तो तब भी 1 मार्क्स है। रिमेंबर दैट। ठीक है। एक पॉइंट आपका एक्सप्लेन हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट को उठाएं और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें जिस तरह से मैंने आपको बताया। नाउ मैं जरा आता हूं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ, और आज इस क्वेश्चन के साथ साथ आई वांट टू डिस्कस विद यू जो कि बाकी थ्रेड्स मैंने आपको घर पे पढ़ने के लिए दिए थे। ठीक है। वो जरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं थोड़े बहुत। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊं तो सबसे पहले फी डिपेंडेंसी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर मैं उससे नीचे आऊं तो यहाँ पे गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी है, तो ये मैं आपको बताता हूँ गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी की आपने ये चीज याद की हुई है। ठीक है। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी क्या होते हैं, अगर आप गिफ्ट्स ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, जो कि क्लाइंट के पास ऑडिट करने के, क्लाइंट आपको पैसे देता है, खाने के गिफ्ट्स देता है, तो वहां से रिस्क ये बनता है कि भाई वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट बन सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन सकता है, बिकॉज द ऑडिटर विल फील इंडेप्टेड टुवर्ड्स द क्लाइंट कि भाई मैंने, इसने मुझे पैसे दिए तो मुझे भी इसके बदले कुछ करना चाहिए। ठीक है। फिर गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी के अगेंस्ट हमारे पास सेफ गार्ड्स क्या है कि 2 ही सेफ गार्ड्स अवेलेबल है, इसकी और कोई बात नहीं है, लिस्टेड हो नॉन लिस्टेड हो, एक चीज इसके लिए अवेलेबल है कि भाई गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी अनलेस एंड अनटिल इट इज ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब छोटी अमाउंट है और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। आपके जहन में ये नहीं बनेगा कि इसने हमें इतनी चीजें दी हैं तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी विच आर ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल बट आर इंटेंडेड टू इंप्रूव इन्फ्लुएंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रेसिपिएंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर कोई क्लाइंट आपको छोटी वैल्यू के आइटम्स भी दे रहा है लेकिन उसके जहन में ये कि मैं छोटी चीजें इसको दूंगा तो कल को ये मुझे अच्छा काम करके देगा, मेरा साथ देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक नहीं निकालेगा, तब भी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सेफ गार्ड अगेंस्ट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इसी तरह शेयर्स आप ऑन नहीं कर सकते, शेयर्स ऑन करोगे तो यू विल वर्क फॉर योर ओन गुड रेदर देन द गुड ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक, एक ऑडिटर होते हुए। उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड क्या है कि आप नहीं ले सकते, किसी किस्म का शेयर्स नहीं खरीद सकते, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रख सकते उस कंपनी के अंदर जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। इसके साथ साथ इमीडिएट फैमिली मेंबर के बारे में भी हमें सेफ गार्ड बताया गया। एन इमीडिएट फैमिली मेंबर में होल्ड अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट सच एज पेंशन और शेयर ऑप्शन बट मस्ट डिस्पोज ऑफ इट as soon as practicable when the family member has the right to do so, when there is a right to exercise the option। इस बात का मतलब ये कि लेट सपोज आप जा रहे हो कंपनी का ऑडिट करने के लिए, आपका भाई उसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है, वो रख सकता है इस चीज को, ही कैन, वो इस चीज को रख सकते हैं। लेकिन लेट सपोज उसने 20 दिन के बाद डिसाइड किया था मैं इसको सेल कर दूंगा शेयर्स को। अब अगर वो 20 दिन से पहले सेल्स शेयर्स को सेल कर देते हैं और वो ऐसा लगता है कि आपने उसको बोला था, ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। इस पे आपको पकड़ा जाएगा। आप वो आपका भाई लिख के देगा कि मैं इतने दिनों के बाद इस वैल्यू पे इसको सेल ऑफ करूंगा, उसने आपके ऑडिट से पहले बताया हुआ होगा इस चीज को। ठीक है। मतलब आपकी वजह से उसका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल रहे आपका भाई। फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिकवर्ड रिसीव्ड इनडायरेक्टली बाय इनहेरिटेंस गिफ्टेड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली, मतलब कि लेट सपोज आपके ऑडिट शुरू करने से पहले ही आपको कोई इनहेरिटेंस मिल गई है, आपके अब्बू ऑन करते थे शेयर्स,
आप उसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, आपके अब्बू के मरने के बाद वो शेयर्स जिस तरह आपके नाम पे आए उसी वक्त उनको डिस्पोज ऑफ करो। आपने नहीं होल्ड करने वो शेयर्स, क्योंकि उस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो। फिर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर ऑन करता है तो उसके बारे में भी यहाँ पे गिवन है कि उसने क्या करना है, शेयर से रिलेवेंट, ठीक है। फिर लोन्स एंड गारंटीज, आप ना ही, लेट सपोज आप किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए गए मेरे भाई, आप बैंक का ऑडिट करने के लिए जाते हो और आपका उस बैंक से लोन है, अगर मार्केट टर्म्स पे आपने उस बैंक से लोन लिया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर नॉन मार्केट टर्म्स, यानी वो बैंक आपको कोई खास सर्विसेज दे रहा है, आपका मार्केट के अंदर इंटरेस्ट चल रहा है 2%, बैंक आपको कह रहे हैं यार हमारे ऑडिटर हो ना, 1% पे हमसे ले लो लोन, ठीक है, नहीं ले सकते। ना आप किसी अपने ऑडिट क्लाइंट को लोन दे सकते हो, नहीं दे सकते, ठीक है। लोन्स एंड गारंटीज टू ऑडिट क्लाइंट आर नॉट परमिटेड अनलेस इमटेरियल टू द फर्म और इंडिविजुअल मेकिंग द लोन और अरेंजमेंट एंड द ऑडिट क्लाइंट। मतलब कि आपने बस ये याद रखना है कि नहीं दे सकते हम लोग लोन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई अगर मटेरियल बहुत बड़ी अमाउंट का लोन है वो मना है, छोटी मोटी अमाउंट का अपने क्लाइंट को भी आप लोन दे सकते हो, लेकिन आपने याद रखना है कि नहीं दे सकते, ठीक है। लोन्स एंड गारंटीज बिटवीन एन ऑडिट क्लाइंट व्हिच इज अ बैंक और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द ऑडिट टीम मेंबर और देयर इमीडिएट फैमिली दैट इज नॉट मेड अंडर द नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर्स। मतलब के मार्केट टर्म्स पे नहीं हुई वो डील बैंक के साथ, तो फिर वो भी गलत है। इफ मटेरियल लोन फ्रॉम अ बैंक और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑब्टेन्ड अंडर नॉर्मल लेंडिंग प्रोसीजर टर्म्स एंड कंडीशन, द वर्क शुड बी रिव्यूड। मतलब कि लेट सपोज आपने अपने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया, उसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो, अगर बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है तो आपके काम का रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। A loan or guarantee from an audit client which is not a bank or financial institution is not permitted unless immaterial। मतलब लेट सपोज आप बैंक का ऑडिट नहीं कर रहे, किसी छोटी मोटी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो और उसके साथ बातचीत बन जाती है और वो आपको लोन देता है, नॉट परमिटेड अनलेस कोई बहुत छोटी मोटी अमाउंट का लोन हो, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड होगा कि इमटेरियल अमाउंट या मटेरियल अमाउंट, ठीक हो गया। अब इससे आगे आए तो ओवरड्यू फीस, मतलब पिछले साल की फीस अभी तक पे नहीं की, ओवरड्यू फीस की वजह से इंटिमिडेशन थ्रेट बनता है एंड एट द सेम टाइम ऑडिटर इंडेप्टेड फील करता है। ओवरड्यू ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन पेमेंट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इशूड। इस बात का मतलब ये है कि भाई पिछले साल का ऑडिट आप खत्म कर चुके हो, नेक्स्ट साल का ऑडिट शुरू कर चुके हो, नेक्स्ट साल के ऑडिट से पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले, इससे पहले कि आप ऑडिट रिपोर्ट दो, अपने क्लाइंट से फीस लो, इस ऑडिट की भी पिछले ऑडिट की भी, ठीक है। The familiarity, the firm may treat the client favorable to ensure fees are paid। ये बातें याद करने वाली हैं। Factors should be considered evaluating the threat could include value of the debt, how। अच्छा, अब अगर आपकी ओवरड्यू फीस है, आपने अभी तक वो फीस नहीं ली, तो वो किस चीज में कंसिडर की जाती है? जैसे आपने अपने क्लाइंट को लोन दिया हुआ है, और लोन तो अलाउड ही नहीं है, फर्म तो कभी लोन दे ही नहीं सकती, ठीक है। It can be considered as an outstanding debt or loan and loans are not allowed under the ethical code of conduct, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट सेफगार्ड क्या है कि भाई टू मैनेज द थ्रेट द फर्म शुड ऑब्टेन कुछ ना कुछ पार्शियल पेमेंट ले लो उससे, ऑडिट खत्म करने से पहले, या फिर फुल पेमेंट लो, कुछ ना कुछ लो उससे। और अगर फिर भी वो नहीं दे सकता तो फिर अप्रोप्रिएट रिव्यू कराओ अपने काम का। Have an appropriate reviewer who did not take part in the audit review the work performed। When fees remain overdue for a significant amount of time, the firm should consider whether the overdue fees constitute a loan and whether it is appropriate to seek reappointment or continue the engagement। मतलब फिर आपने ये वाला सेफ गार्ड भी वहां पे लिख देना है कि, और इस सेफ गार्ड का मतलब क्या है, जब काफी अरसे तक किसी क्लाइंट ने आपकी फीस पे नहीं की भी, तो आप ये कंसिडर करोगे कि भाई जैसे मैंने इसको लोन दिया हुआ है, और लोन के केसेस के अंदर तो आप लोन दे नहीं सकते, अब वो फीस वापस नहीं दे रहा आपकी, तो आप ये कंसिडर करो क्या मुझे ऑडिट करना चाहिए अगले साल का भी, या रिजाइन कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको अलाउ नहीं करता। अगर मैं आगे आ जाऊं तो बिजनेस रिलेशनशिप्स को, इसको आपने पढ़ लेना है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। जिस तरह का लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अभी हम लोगों ने किया है वही है। फिर आपकी जॉब होने के चांसेस हैं उसी कंपनी के साथ जिसका आप अभी ऑडिट कर रहे हो, उस केस के अंदर इफ अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैज अ रीजन टू बिलीव दैट दे मे बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, दे विल नॉट विश टू डू एनीथिंग अफेक्टिंग देयर पोटेंशियल फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। कि भाई वो ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो ऑडिट क्लाइंट जिसके साथ उसकी फ्यूचर जॉब है, वो ऑडिट क्लाइंट के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिस्टेक्स निकालने की कोशिश नहीं करेंगे जिसकी वजह से क्या हो सके, उसकी फ्यूचर की जॉब जा सके। मतलब वो कोई गलती नहीं निकालेगा, वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसकी वजह से वो ऑडिट क्लाइंट नाराज हो,
ठीक है, अब इसके सेफगार्ड्स क्या है? द फर्म मस्ट, सबसे पहला सेफगार्ड, द फर्म मस्ट एस्टैब्लिश प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू नोटिफाई द फर्म द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट व्हेन अ सिचुएशन अकर्स द फॉलोइंग सेफगार्ड शुड बी इंप्लीमेंटेड। मतलब पहला सेफगार्ड क्या है? ये वाला है। फिर उसके आगे जैसे ही किसी बंदे ने आपको बता दिया कि भाई मेरी फ्यूचर में जॉब होने के चांसेस है, तो क्या करना है? उस बंदे को रिमूव कर देना है टीम से, और दूसरा, उसने जितना भी काम किया था उसका रिव्यू कराना है किसी इंडिपेंडेंट बंदे से। ठीक है, फिर आता है कंटिंजेंसी फीस। व्हाट आर कंटिंजेंसी फीस? कंटिंजेंट का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंडेंट होना। एसबीआर में आपने IAS 37 के अंदर पढ़ा था कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी तब अराइज होगी जब कोई ऐसा इवेंट होगा फ्यूचर के अंदर। तो कंटिंजेंसी फीस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी फीस। ऑडिटर की फीस कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस होती है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, चाहे रेवेन्यू ज्यादा हो कम हो, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग। अब अगर डिपेंडेंट हुई तो क्या होगा? द ऑडिटर वुड हैव इंसेंटिव टू इंश्योर अ पर्टिकुलर आउटकम इज अचीव्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ऑडिट फी। एग्जांपल, ओवरलुक ऑडिट एडजस्टमेंट्स दैट वुड रिक्वायर रिड्यूस प्रॉफिट इफ द फी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इस बात का मतलब ये कि लेट्स सपोज आपने अपने क्लाइंट को बोला कि जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट उतनी ज्यादा मेरी फीस, मतलब प्रॉफिट का 15% आपकी फीस होगी। नाउ योर फीस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट। अब आपकी कोशिश ये होगी कि आप एक ऑडिटर होते हुए भी कोशिश करोगे कि ऐसी एडजस्टमेंट्स कराऊं जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। इसके अगेंस्ट सेफगार्ड क्या है? फीस बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आउटकम, एग्जांपल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट परमिटेड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स। ये परमिटेड नहीं है। कंटिंजेंट फीस आर नॉट परमिटेड फॉर नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। contingent fees are not permitted for non assurance services provided to an audit client if। अब यहां पे वो ये कहते हैं कि लेट सपोज ऑडिट के साथ साथ आप टैक्स की सर्विस भी दे रहे हो, दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ नॉन ऑडिट सर्विस। तो ऑडिट क्लाइंट भी आपका है और टैक्स की सर्विस भी दे रहे हो, तो टैक्स की सर्विस के अंदर भी आप कंटिंजेंट फीस नहीं ले सकते। ठीक है, अनलेस द फीस इज इमटेरियल टू द फर्म। ठीक है, अगर इमटेरियल है फिर तो रख लो, अगर मटेरियल है फिर नहीं ले सकते। द आउटकम ऑफ द नॉन ऑडिट अश्योरेंस सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर जजमेंट रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ द मटेरियल अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बात का मतलब ये है कि लेट सपोज आज आपने टैक्स की सर्विस प्रोवाइड की, टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हुए आपने क्लाइंट को बोला कि भाई आपकी टैक्स की अमाउंट $6,000 की लायबिलिटी है, कल को उसी का तो आपने ऑडिट करना है। ठीक है, तो तब भी जिस चीज का फ्यूचर में आपने ऑडिट करना है, नॉन ऑडिट एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, उसी का फ्यूचर में आपने ऑडिट करना है, उसकी बेसिस के ऊपर भी आप नहीं कर सकते कंटिजेंसी फीस। ठीक है, अब अगर मैं आगे आऊं तो कंपेंसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी को आपने एक दफा पढ़ लेना है, जिसमें ऑडिट टीम मेंबर्स की बात की गई है कि ऑडिट टीम मेंबर्स को सैलरीज वगैरह कैसे देनी है और किस तरह से देनी है, उसकी बात हुई भी है। ठीक है, फिर एक्चुअल जो थ्रेटेड लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि कल को आपको डर लग रहा है कि आपका बंदा जो आपका ऑडिट क्लाइंट है वो आपके ऊपर कोर्ट में केस कर देगा। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? केस कर देना। ठीक है, थ्रेटेंड एक्चुअल का मतलब होता है असल में आपके ऑडिट क्लाइंट के साथ आपका कोई केस चल रहा है। थ्रेटेंड का मतलब होता है कि कल को आपको डर है कि ये केस ना कर दे हम पे। अब अगर आपके ऑडिट क्लाइंट के साथ आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो पहली बात तो ये कि वो आपको ऑडिट में हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आपकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप भी उससे डरोगे कि इसने हम पे केस दिया हुआ है, कहीं ये हमारी कोई बात लीक ना कर दे, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी ठीक से नहीं करोगे। लिटिगेशन could represent a breakdown of trust in the relationship between audit and client, auditor and the client. This may affect impartially the auditor and lead to a reluctance of management to disclose relevant information to the auditor for the purposes of the audit। कि भाई अगेन जो मैंने आपको बताई, मैनेजमेंट किसी टाइप की आपकी ऑडिट में हेल्प नहीं करेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट में चाहिए होती है मैनेजमेंट आपको वो नहीं देगी। दिस इज लिटिगेशन का मसला। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट डिपेंड्स ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द लिटिगेशन एंड वेदर लिटिगेशन रिलेट्स टू अ प्रायर एश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब कि क्यों हुआ वह आपके ऊपर केस क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना सिग्निफिकेंट। It may be possible to continue other assurance engagements depending on the significance of the threat by discussing the matter with the client. If litigation involves an individual removing the individuals from the engagement team, मतलब let's suppose आपके audit client का कोई मसला मसाइल चल रहा है with someone जो कि आपके engagement team का हिस्सा है, तो उस बंदे को remove कर दो ना engagement team से, आपकी टीम के साथ अब मसला ही नहीं रहेगा किसी को। Having an appropriate review the work performed, जो भी काम हुआ उसका review कर दो। ठीक है, और आखिर में इफ एडिक्वेट सेफगार्ड्स कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड द फर्म मस्ट विथड्रॉ फ्रॉम और डिक्लाइन फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। इसी तरह से फेमिलैरिटी थ्रेट का भी हम लोगों ने एक कवर अप किया। अब आपने बाकियों को पढ़ा हुआ तो है, लेकिन आपने इनको काइंडली बार बार पढ़ते रहना है। जब भी हम लोग, जैसे हमने आज एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को आपने कर लिया, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एक दफा फिर से आपने इसको पढ़ लेना है, सारे थ्रेट्स और उसके अगेंस्ट सेफगार्ड को।
जब आप 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तभी आपकी ये फिंगर टिप्स पे चीज बैठेगी, अदरवाइज नहीं बैठेगी। मैंने बेटर आपको बताया कि इनको याद करने आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये रेफरेंसेस, कि भाई अगर लेट सपोज फेमिलैरिटी के अंदर से लॉन्ग एसोसिएशन का थ्रेट है तो उसके अगेंस्ट कितने टाइप के सेफ गार्ड्स हैं, वो सेफ गार्ड्स आपके जहन में होने चाहिए, कौन कौन से थ्रेट्स उठते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके अगेंस्ट हमारे पास गाइडेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आ रही हो तो आई एम अवेलेबल, आपने मेरे से इस चीज के बारे में पूछ लेना है। ठीक हो क्या? इसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर भी आपके पास अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद हैं कि लिस्टेड क्लाइंट्स को कैसी कैसी आप दे सकते हो सेल्फ रिव्यू होता क्या है? सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने एक काम किया, मैंने डबल एंट्री की, डेबिट दिस एंड क्रेडिट दिस, और कल को 1 साल के बाद ऑडिटर आके इसका ऑडिट खुद ही कर रहे हैं, कंपनी को डबल एंट्री भी खुद करके दी, ऑडिट भी खुद कर रहे हैं। भाई अब इस केस के अंदर नॉन ऑडिट वर्क जो आपने प्रोवाइड किया था, मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड की थी और उसका ऑडिट खुद कर रहे हो, इससे होगा क्या? इज देन सब्जेक्ट टू द ऑडिटर। द ऑडिटर विल अनलाइकली टू एडमिट एरर्स इन देयर ऑन वर्क और मे नॉट आइडेंटिफाई द एरर्स इन देयर ऑन वर्क। कि भाई हो सकता है डबल एंट्री गलत की भी हो, अब इसी का ऑडिट खुद से कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा मैंने की थी ना, ठीक की भी होगी। अनलाइकली टू आइडेंटिफाई एरर्स इन देयर ऑन वर्क। और अगर कोई एरर निकल भी गया तो अपनी गलती छुपाने के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब कौन सी वो नॉन ऑडिट सर्विसेज है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बताया कि वो सर्विसेज दे सकते हैं नहीं दे सकते, लिस्टेड के केस में क्या है, नॉन लिस्टेड के केस में क्या है। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे सकते हैं नहीं दे सकते, लिस्टेड के केस में क्या है, नॉन लिस्टेड के केस में क्या है। टैक्स सर्विसेज दे सकते हैं नहीं दे सकते, उसके बारे में क्या है। इसी तरह से टैक्स एंड प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में, नॉन लिस्टेड एंड लिस्टेड क्लाइंट्स के बारे में। ठीक है, फिर है आईटी सर्विसेज, उसके बारे में क्या कहता है। फिर इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं, अगेन लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड के केस में। और टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट्स क्या होती हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये वो होती हैं कि भाई देखिए, आपका एक बंदा, आपकी फर्म में कोई बंदा बहुत अच्छा काम करने वाला है, आपका ऑडिट क्लाइंट आपको कहता है कि यार ये बंदा हमारे पास भेज दो, हमारा एक काम कर देगा ये। ठीक है, अब वो ऑडिट नहीं है, कोई और काम है, आप इस बंदे को भेज देते हो। अब ये बंदा जाके क्लाइंट के ऊपर कोई बहुत जरूरी काम करके आता है, डबल एंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे के आ जाता है, उसकी हेल्प आउट करा रहा है। दूसरी जगह पे आपकी ऑडिट टीम आई है इसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, ये आपकी फर्म का बंदा, ये बंदे जो ऑडिट करने आपके फर्म के, इनकी आपस में दोस्ती, ये लोग अपने दोस्त की गलतियां छुपाएंगे। अच्छा, दूसरी जगह पे अगर यही बंदा इस ऑडिट का हिस्सा बन जाए तो फिर भी मसला है। तो क्या ये काम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? ठीक है, ये भी चीज आपने पढ़ लेनी है एक दफा। और फिर इससे आगे आ जाए तो एडवोकेसी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट्स यहाँ पे हैं, बस सिर्फ इसको एक दफा आपने पढ़ना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ ये चीजें हम लोग एक क्वेश्चन इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखूंगा कि अगर कोई और क्वेश्चन बुक के अंदर अवेलेबल है टेट में तो हम लोग उसको करेंगे, अदरवाइज वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। ठीक हो क्या? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आई होप दैट यू, आप लोगों को क्वेश्चन आज का समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मेरे से आप पूछेंगे उस चीज को, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन टू यू गाइस। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, एंड आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। लेकिन प्लीज ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस पूछने, इंडिविजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछने। बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होना चाहिए आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का और मेरे आंसर्स। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।